नमस्कार आप सभी को। तो आज नॉरसेट 6 की वीडियो में प्री प्लस मेन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज से जो सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है वो सिस्टम वाइज और जो है सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और अब हर एक सिस्टम का सिस्टमेटिकली तरीके से सारे क्वेश्चंस हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं इसका एक टाइम फ्रेम भी आपको डेफिनेट टाइम फ्रेम जो है वो मैं बता दूंगी, लेकिन ये श्योरिटी है कि एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले जो है हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से बढ़ते हुए। और फिर जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा उसमें हम अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक मिलता है टीचर को। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स विलियम्स इज स्पीकिंग टू द मेन हेल्थ ग्रुप अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग फॉर प्रोस्टेट कैंसर। यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोस्टेट कैंसर जो कि जो मेल्स में अबव 40-45 प्लस जो है प्रोमिनेंट होता है। वन ऑफ द अटेंडेंट्स आस्क हिम व्हाट इज द मोस्ट इंडिकेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग प्रोस्टेट कैंसर, व्हाट शुड द नर्स विलियम रिप्लाई। ये क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट कैंसर है तो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट क्या होगा, तो नर्स क्या रिप्लाई करेगी? एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, in depth digital rectal examination, testing for prostate specific examination levels and the level of magnetic resonance imaging MRI। यहाँ पे जो है प्रोस्टेट कैंसर का PSA दैट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ये टेस्ट बताता है कि शरीर में जो है कैंसरस ग्रोथ है, अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ आता है तो कैंसरस ग्रोथ इंडिकेट करता है। ये जगह नहीं बताता है, प्लेस नहीं बताता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली कैंसर है, लेकिन ये जरूर इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है करा लेनी चाहिए। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। और जनरली ये जब हम 45 प्लस मेल्स होते हैं उनको सलाह देते हैं कि जो है ईयरली एक बार PSA अपना करा लेना चाहिए टू हैव अ रूटीन स्क्रीनिंग। ठीक है, रूटीन स्क्रीनिंग के लिए। और एक बात आपको लग रहा होगा कि बिना जो है फेस दिखाए पढ़ा रही हूँ, तो मैं बता दूं आपको कि मैं कहीं बाहर हूँ और पीछे का बैकग्राउंड आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे वीडियो कैप्चर नहीं किया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम अपनी वीडियो के साथ ही प्रोसीड करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आप बियर करें और वीडियो के अंत तक जो है आप बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज रिव्यूइंग द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ मिसिस क्लार्क who report that she leaks urine when she coughs based on sneeze and lift heavy items. Based on this description, what type of urinary incontinence she is experiencing? अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि यूरिन का अपने आप निकल जाना जनरली। और यहाँ पे वो कह रही है कि जब वो खांस रही है, छींक रही है या कुछ हैवी उठा रही है तो उसका यूरिन जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज, ओवरफ्लो, रिफ्लेक्स। दिस इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है जब कोई फिजिकल एक्सर्शन ऑन द ब्लैडर जो है वो यूरिन को लीक करे। कोई भी दबाव, वो किसी भी रूप में हो सकता है, कफिंग में हो सकता है, जब भी कभी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। नॉर्मली तो क्या होता है, कफिंग स्नीजिंग में यूरिन पास नहीं होता, लेकिन ये इन पेशेंट्स में क्या है, एब्डोमिनल प्रेशर जब भी राइज होता है तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इसको बोलते हैं कि यूरिन का पास हो जाना। अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं कि एकदम से इतनी अर्ज हुई कि यूरिन कंट्रोल ही नहीं कर पाए। पहले कोई यूरिन की अर्ज नहीं हुई, लेकिन एकदम से इतनी अर्ज हुई कि यूरिन कंट्रोल ना कर पाने की वजह से क्या है, पेशेंट का यूरिन पास हो गया है। देन ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जब इतना ज़्यादा भर जाता है ब्लैडर और थोड़ा 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 क्या करता रहता है, ड्रिप करता रहता है, दैट इज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। एंड रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस जनरली जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उनमें प्रेजेंट होता है कि यूरिन पास होने की सेंसेशन ही नहीं होती है। ठीक है, सेंसेशन ही खत्म हो जाती है इन रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। और जो ये बता रहा है ये एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो निकल रहा है यूरिन, दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ए। Next, the nurse is caring for 32-year-old patient and reviewing the patient's medical chart. Based on the symptom exhibited, what would nurse Olivia to suspect the patient may have acute glomerulonephritis? Glomerulonephritis क्या होता है? किडनी की जो फिल्टरिंग यूनिट्स होती है उनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। वो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं और जब ग्लोमेरुलाई में इंजरी हो जाती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर बात करें तो
जो सबसे ज़्यादा पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं, बच्चों में ये प्रेजेंट होता है, तो सोर थ्रोट की हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि जो गले में होने वाला इन्फेक्शन है बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, वही जो है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, वही जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है। तो इसके जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं वो होता है एलिवेटेड बीपी, ये रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट एंड कंप्लेंट ऑफ फटीग। तो ये जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसके प्रेजेंट होते हैं इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ए। Next, the nurse is providing education to 22-year-old patient with diabetic nephropathy. The patient expresses the belief that since they are young and have 2 kidneys, sticking to their insulin schedule will prevent kidney damage. What is the best response that nurse should give? एक patient है जो 22 साल का है, पेशेंट कह रहा है कि वो तो यंग है और उनकी तो दोनों किडनी है, तो अगर वो अपनी इंसुलिन शेड्यूल पे स्टिक करेंगे तो किडनी डैमेज नहीं होगा। तो इसमें से बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन ए, योर स्टेटमेंट वुड होल्ड ट्रू इफ डायबिटीज कुड सॉल्वली बी मैनेज थ्रू इंसुलिन। बी, as long as your kidney continue to produce urine, you have minimal concern. C, you should consult with your physician. Statistics suggest that viewpoints may be too optimistic. And D, despite follow your insulin schedule, the risk of kidney damage remains a concern. अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, जिससे कि किडनी डैमेज हो सकते हैं। इंसुलिन का लेना ना लेना इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि किडनी डैमेज होगी या नहीं होगी, वो किसी हद तक आपका ग्लूकोज लेवल और बाकी सारे पैरामीटर्स कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो है इस डैमेज को थोड़ी हद तक जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन नॉट टोटली। तो यहाँ डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नर्स बोलेगी कि आप बेशक से इंसुलिन शेड्यूल ले रहे हैं, लेकिन किडनी डैमेज का रिस्क जो है वो अभी भी एक कंसर्न है। Next, the nurse Olivia is conducting an educational session on early sign of kidney disease for a group of nursing students. She poses a question, what is the most frequently observed early sign of the disease? अब जो है किडनी डिजीज है और वो क्वेश्चन पूछ रही है कि अर्ली साइन क्या होगा। ठीक है, ब्लड इन यूरिन, एलिवेटेड बीपी, प्रोटीनूरिया, एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर। अब जब भी कभी बात होती है किडनी डिजीज की, तो प्रोटीनूरिया जो है वो बहुत अर्ली प्रेजेंट हो जाता है। जनरली हमारी किडनी क्या करती हैं कि प्रोटीन को स्टोर करती हैं और यूरेमिक टॉक्सिक वेस्ट को वो एक्सक्रीट करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ग्लोमेरुलाई में इंजरी हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि प्रोटीन पूरा जो है बाहर निकल रहा है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसमें प्रोटीन का आना स्वाभाविक है। तो प्रोटीन इन द यूरिन जो है वो शो कर रहा है कि किडनी के साथ कोई गड़बड़ है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। Next, the nurse is caring for a patient who has recently undergone kidney transplant. She understands the importance of immunosuppressive therapy to prevent rejection of new organ. For how long is immunosuppression generally continued? अब किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जनरली क्या होता है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। किडनी भी एक ग्राफ्ट है। ग्राफ्ट क्या होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल चीज़ हम बॉडी में डालते हैं, दैट इज़ ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होना बहुत ही कॉमन होता है किडनी के बाद। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये मेरी बॉडी की चीज़ तो नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बॉडी से बाहर निकलता हूँ। ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का। ठीक है, तो अब जो है इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी को हमें क्या करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है। सप्रेस क्यों करना पड़ता है? ताकि ये इसको एज अ फॉरेन ना ट्रीट करें, ये इसको एज अ अपना मटेरियल ट्रीट करें और उसको बाहर ना निकाले, तो वो जो रिजेक्शन रिएक्शन है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बताना है पेशेंट को कि कितने लंबे समय तक जो है इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी कंटिन्यू होगी। फॉर ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट्स लाइफ, only for 1 week until there are no further sign of kidney rejection for the initial 24 hours. जनरली इन पेशेंट्स में जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है, ताकि किडनी की जो रिजेक्शन है वो ना हो। तो ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट्स लाइफ इज़ द करेक्ट आंसर।
Next, the nurse is reviewing the care plan of Mr. Anderson, a patient with chronic renal failure who is complaining about persistent itching or pruritus. What instruction should nurse Sarah include in Mr. Anderson's teaching plan? अब कोई पेशेंट है जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, उसको बार बार खुजली हो रही है, प्रूराइटिस हो रहा है. ये क्यों होता है? क्योंकि जो यूरिमिक टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी, इन पेशेंट्स की अगर आपने स्किन देखी होगी तो स्किन कैसी हो जाती है, फ्लेकी हो जाती, पपड़ी जैसी जम जाती है, ड्राई हो जाती है और सीवियर इचिंग प्रेजेंट होती है क्योंकि बन और क्रिएटिनिन का लेवल इनमें हाई होता है. तो यहाँ पे क्या टीचिंग करनी है? अल्कोहल बेस्ड इमोलिएंट्स, विगरस रब, मेंटेन शॉर्ट क्लीन नेल्स एंड टेक बाथ फ्रीक्वेंटली. अब क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल बेस्ड इमोलिएंट्स जो है वो स्किन मॉइस्चर के लिए नहीं यूज़ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है. देन विगरसली रब करने से और ज़्यादा स्किन एब्रेड होगी, ये भी नहीं बोलते हैं. बार बार बाथ लेने से क्या होगा, स्किन के एसेंशियल ऑयल्स जो है वो चले जाएंगे और उसके साथ स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो ये भी नहीं बोलते हैं. यहाँ पेशेंट को बोलते हैं कि शॉर्ट और क्लीन फिंगर नेल्स रखने हैं ताकि जब वो पेशेंट इचिंग कर रहा है तो उसको जो है बैक्टीरिया वगैरह और जो इन्फेक्शन है वो ना हो. तो सी इज़ द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट, द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट हु हैज़ डायग्नोज्ड विद एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है पेशेंट को. व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस? अब किडनी का क्या काम होता है? बेसिकली जो किडनी है वो हमारे वाटर को क्या करती है, एक्सक्रीट करती है बॉडी से, मतलब एक वाटर का बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, ठीक है. जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है तो सारा पानी जो है शरीर से तो नहीं निकल रहा, बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है. तो इसीलिए क्या इन पेशेंट्स में रिस्क होता है? एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डायग्नोसिस होता है इन पेशेंट का. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. थिंकिंग ऑफ दिस पॉइंट ही वाटर एक्यूमुलेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडी. Nurse is setting up urinary catheterization of the patient who has recently suffered from traumatic injury. As he gets ready, William notices that there is blood present at the opening of urethra. What should be the William's priority? अब एक पेशेंट है जिसको एक ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है और उसको अभी क्या करना है? कैथेटराइजेशन करना है. लेकिन कैथेटराइजेशन करते हुए क्या दिखाई दे रहा है कि यूरेथ्रल मीटर्स पे ब्लड है. तो क्या करेंगे? पोस्टपोन द कैथेटराइजेशन एंड अलर्ट द फिजिशियन. Analyze the discharge for hidden blood prior to inserting. Generally apply lubrication to the catheter. Thoroughly rinse and clean the urethral opening before proceeding with catheterization. अब यहाँ पे पोस्टपोन करना है कैथेटराइजेशन क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? यूरेथ्रल इंजरी शो कर रहा है. हो सकता है यूरेथ्रल इंजरी हो तो फर्दर रूल आउट करना पड़ेगा, और यूरेथ्रल इंजरी अगर होगी तो अगर और कैथेटर हम पास करेंगे तो फर्दर इंजरी होने के चांसेस है. तो पोस्टपोन करना है, अलर्ट करना है. ए. नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ डायबिटीज मेलाइटिस एंड रिसेंटली स्टार्ट हीमोडायलिसिस ड्यू टू रीनल फेलियर. वट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइटरी रिकमेंडेशन? रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, ठीक है. हमेशा ऐसे पेशेंट्स को हम क्या नहीं देते? वाटर देते हैं, लेकिन कैसा देते हैं? रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड देते हैं, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है. और दूसरी चीज़, हम ऐसे लोगों को प्रोटीन भी कैसे देते हैं? लो प्रोटीन डाइट देते हैं. इतना ही प्रोटीन देते हैं कि वो बॉडी रिक्वायरमेंट को बस पूरा कर सके, क्योंकि प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट जो है यूरिया है, ठीक है. प्रोटीन का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है, और अब किडनी इतनी डैमेज है कि यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही है. यूरिया एक्यूमुलेट होने से और ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और सारे पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाएंगे, फर्दर डैमेज होगा. तो इसीलिए हम जो है कैसे डाइट देंगे? लो प्रोटीन डाइट देते हैं, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, कि जो वाटर इनटेक है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए. तो सी इज़ द राइट आंसर. बाकी ऑप्शंस नहीं देंगे. डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बिल्कुल नहीं रोकना है. बिल्कुल रोकेंगे तो जो टिश्यू रिपेयर हो रहा है वो नहीं हो पाएंगे. और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन तो रखनी ही है इन पेशेंट्स पे. हम कुछ भी खाने को नहीं दे सकते हैं, तो बाकी ऑप्शंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, नर्स एंथनी is on his round when he checks Mrs. Smith, who has recently diagnosed with acute pyelonephritis. Based on her diagnosis, what symptom would nurse Anthony expect to observe in Mrs. Smith? एक पेशेंट है जिसको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है, ठीक है. जो किडनी में पाइलोरस पार्ट है वहाँ पे जो स्वेलिंग हो गई है. तो कौन सा सिम्टम इनमें प्रेजेंट होगा? बर्निंग सेंसेशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, टेंडरनेस एट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल एंड जॉन्डिस एंड पेन इन फ्लैंक.
मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पाइलोनेफ्राइटिस के साथ जो एसोसिएटेड होता है, जो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल होता है, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पे जो है वहाँ पे टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, पेन प्रेजेंट होता है और चिल्स जो है इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होती है। सी इज द राइट आंसर। Next, the nurse Emily is caring for a patient who has underwent surgery to create AV fistula बनाने की सर्जरी हुई है हीमोडायलिसिस के लिए। What key information should nurse Emily keep in mind while providing care to this patient? The patient generally feels at the best immediately following dialysis. Auscultating the fistula with the stethoscope is not advised. The patient should not experience pain during the initiation of dialysis, and measuring blood pressure कैन लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन। ये होगा जिस भी आर्म पे एवी फिस्टुला बना होता है, हमें हमेशा उसका क्या करना पड़ता है, पेटेंसी को चेक करना पड़ता है, और उस आर्म से कभी भी जो है बीपी नहीं चेक करना है और ब्लड सैंपल्स नहीं ड्रॉ करने हैं। तो जो पेशेंट्स को फिस्टुला बना है उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो कहीं इधर उधर हॉस्पिटल में क्लिनिक में जाते हैं तो वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर सके। तो डी इज़ द राइट आंसर। Next, while administering peritoneal dialysis, nurse notes that the return fluid is draining more slowly than usual. What is the most appropriate immediate course of action? अब कोई भी पेशेंट है उसको कभी भी क्या होता है, कभी भी ऑलवेज जब भी हम हमेशा कोई नली लगी हुई होती है तो अगर उसका फ्लूइड डिस्चार्ज कम हो जाता है तो हमेशा हम उसको किंक के लिए चेक करते हैं। पहली चीज़ नर्स की क्या रहती है, असेसमेंट रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है का ऑप्शन इसमें क्या है कि हम इंस्पेक्ट करेंगे आउटफ्लो ट्यूबिंग को कि कहीं से मुड़ी तोड़ी तो नहीं हुई, कोई किंक तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर। Next, the nurse Lauren is caring for a patient who has admitted with acute renal calculi. रीनल कैल्कुलाई मिल रहा है पेशेंट को और उसको बहुत ही सिग्निफिकेंट पेन हो रहा है। तो कौन सी मेडिकेशन जो है एक्यूट रीनल कैल्कुलाई में हम देंगे? NSAID, मसल रिलैक्सेंट, सैलिसिलेट एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक। बहुत ही सीवियर लेवल का पेन जो है यहाँ पे होता है और जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स देंगे यहाँ पे जैसे मॉर्फिन वगैरह, क्योंकि जो ये क्या करेंगे, CNS डिप्रेसेंट्स की तरह एक्ट करेंगे और CNS जो है वो पेन सेंसेशन को, CNS डिप्रेशन करके पेन सेंसेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है इन पेशेंट्स को देंगे। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। द नर्स इज प्रिपेयरिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट हु वाज डायग्नोज्ड विद सेप्सिस। UTI हुआ है, कौन सा की पॉइंट इंक्लूड करेगी अपनी टीचिंग में? ठीक है, हमेशा UTI क्यों होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब क्या है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और बैक्टीरियल ग्रोथ होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बैक्टीरिया को स्टे करने की ज़रूरत होती है और बैक्टीरिया वहाँ पे रुका रहेगा तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा। तो बैक्टीरिया को वहाँ से निकालना है। टेक कूल बाथ, abstain from sexual activity, refrain from using tampons, consume 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर। हमेशा ये बोलते हैं पेशेंट को कि जितना ज़्यादा फ्लूइड लेगा वो इस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी से वॉश आउट कर सकता है और उसको जो है UTI के चांसेस कम हो जाएंगे। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज रिव्यूइंग द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ सेवरल पेशेंट जिनको एडमिट किया गया है। बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल विच पेशेंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग UTI। UTI का रिस्क पहली बात तो किस में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स वाले ऑप्शन है वो देखिए सारे ही मोस्टली फीमेल के हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है, जो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल होती हैं उनमें ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल सप्लाई जो है उनमें रिड्यूस्ड होती है। तो यहाँ पोस्ट मेनोपोजल फीमेल ये है 50 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपोजल फीमेल। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होगा UTI का कंसिडरिंग दीज फैक्टर। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स डेविड इज डेवलपिंग अ केयर प्लान who has been diagnosed with renal calculi. What intervention should nurse include in the care plan to best manage his condition? एक पेशेंट है जिसको रीनल कैल्कुलाई जो है वो हुआ है, तो उसकी केयर प्लान कैसे मैनेज करेगी? एनकरेज अ डाइट हाई इन प्योरिन्स, एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन कंप्लीट बेड रेस्ट,
इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्ट्रेन ऑल द यूरिन एंड लिमिट फ्लूइड इनटेक टू यूरिन आउटपुट। पेशेंट को बोलना है कि वो जो छलनी लेके जो यूरिन है उसको स्ट्रेन करे। क्यों स्ट्रेन करना है? फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स, ये देखने के लिए कि स्टोन्स जो है वो पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे सी एडवाइस जो है वो पेशेंट को देनी है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्ट्रेन द यूरिन। Next, the nurse is reviewing the medical history of two different patients, one with renal failure and one with pre-renal. The nurse aims to differentiate the two conditions based on the treatment responsiveness. Which statement accurately distinguish pre-renal failure from renal failure? Pre-renal failure का मतलब होता है, pre का क्या मतलब है? पहले, before, ठीक है। तो प्री रीनल फेलियर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न है, किडनी से बाहर का रीज़न है जिसकी वजह से किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, आउटसाइड द किडनी रीज़न है। तो यहाँ पे देखिए, इन प्री रीनल डायूरेटिक्स आर लेस इफेक्टिव इन एलिसिटिंग ए रिस्पॉन्स। इन प्री रीनल एडमिनिस्ट्रिंग एन IV फ्लूइड एनहेंस यूरिन प्रोडक्शन। इन प्री रीनल वेजोएक्टिव सब्सटेंस सच एज डोपामिन एलिवेट BP एंड इन प्री रीनल BO1 कैन बी लोवर्ड थ्रू हीमोडायलिसिस। प्री रीनल फेलियर आउटसाइड द किडनी का जनरली कारण होता है कि किडनीज तक जो है फ्लूइड का कम पहुंचना, फ्लूइड का रिड्यूस होना। तो यहाँ पे अगर हम प्री रीनल फेलियर में IV फ्लूइड दे देंगे तो यूरिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। यही फैक्टर कंसिडर करते हुए कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि अगर हम फ्लूइड दे देंगे तो किडनी तक अच्छे से वाटर पहुंच जाएगा और जो है यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। Next, during a session of hemodialysis, the nurse noticed that her patient start to complain about experiencing muscle cramp. तो इसको क्या करना है? मसल क्रैम्प्स का क्या कारण होता है डायलिसिस के टाइम पे कि एकदम से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन गिरने लग जाता है, फ्लूइड जो है बॉडी से एकदम से बाहर जो है ज़्यादा मात्रा में आने लग जाता है, जिस कारण से एकदम से पेशेंट को क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो आपने कभी देखा भी होगा या नहीं देखा होगा तो क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस के साथ हम INS जो है वो इंट्रावेनसली दे देते हैं ताकि जो ये फ्लूइड का बैलेंस है वो बरकरार रहे, बैलेंस करने के लिए, और पेशेंट को मसल क्रैम्प्स जैसी दिक्कत ना हो। तो B इज द राइट आंसर। Next, the nurse is closely monitoring a patient who has been diagnosed with nephritic syndrome. Jane is eager to identify any positive indicator that would suggest her patient is on a path to recovery. एक पेशेंट है जिसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम का मतलब है किडनी में कहीं पे भी स्वेलिंग होना। अगर वो ग्लोमेरुलस में होती है दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर वो पाइलोरस में होती है दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे जो है कौन सी चीज़ पेशेंट को रिकवरी इंडिकेट करेगी? डिक्रीज लेवल ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन का बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ लिपिड्स का बढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग। इंक्रीज इन ओवरऑल बॉडी वेट, ओवरऑल बॉडी वेट तो क्या दिखा रहा है? फ्लूइड रिटेंशन दिखा रहा है, तो ये भी बैड सिम्टम है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोटीन इन द यूरिन, यस, अगर प्रोटीन यूरिन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है पेशेंट रिकवर कर रहा है। तो D इज द राइट। अ नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट हु हैज रिटर्न फ्रॉम नर्सिंग यूनिट आफ्टर नेफ्रेक्टमी। अब नेफ्रेक्टमी हुई है और कभी भी किडनी की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या रहती है? आवरली यूरिन मॉनिटर रहता है। तो ये चीज़ जो है नर्सिंग की प्रायोरिटी रहेगी A। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्निक यूज टू डेमोन्स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन इंट्रावेसिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर? अब ये कौन सी टेक्निक है जिसको हम रिलेशनशिप को जो चेक करता है बिटवीन इंट्रावेसिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम इन यूरिन? तो यहाँ पे ऑप्शन है सिस्टोस्कोपी, देन सिस्टोमेट्री, देन पाइलोग्राम एंड यूरेट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे सिस्टोमेट्री इज द प्रोसीजर जो कि इंट्रावेसिकल प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ यूरिन ब्लैडर में मॉनिटर करेगा। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिस्टोमेट्रोग्राम इज डन टू असेस द फंक्शन ऑफ। सिस्टोमेट्रोग्राम जो है वो सिस्टोमेट्रोग्राम किससे रिलेटेड हम करते हैं? जनरली यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ C यूरिनरी ब्लैडर के जो प्रेशर को असेस करेगा दैट इज सिस्टोमेट्रोग्राम इज द प्रोसीजर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। आप मुझे प्लीज़ कमेंट और लाइक के ज़रिए बताइएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम लगातार जो है रीनल और यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे फॉलोड बाय अदर सिस्टम।
और मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले जो हैं 3 साढ़े 3 महीने में हम अपने हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे सिस्टम वाइज। और इसका एक टेंटेटिव शेड्यूल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए बताऊंगी, तो सब उस शेड्यूल से स्टिक रहेंगे और जो है अच्छे से अपनी मेहनत करते रहेंगे। तो सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए फॉर श्योर सक्सेस। थैंक यू।